हेलो गाइस, कैसे हैं आप? डिड यू नो दैट कार्बन कैन फॉर्म एज मेनी एज 3 मिलियन कंपाउंड्स? जी हाँ, कार्बन लगभग लगभग 30 लाख जितने कार्बन के कंपाउंड बना सकता है। तुम्हारे पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में 120 से 130 जितने भी एलिमेंट हैं, उनमें से केवल कार्बन के पास ये क्षमता है। तो सवाल आता है कि ऐसा क्या खास है कार्बन के अंदर जिसकी वजह से कार्बन इतने बड़े लेवल पे कंपाउंड्स बना पाता है। इस वीडियो में इसी को जानने का प्रयास किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव मिश्रा और स्वागत करता हूं मैं आपको मेरे YouTube चैनल गौरव ट्यूटोरियल्स पर। तो बात हो रही है क्लास 10th के 4th चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। टॉपिक जो है वो है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। नाउ एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट कार्बन कैन फॉर्म एज मेनी एज 3 मिलियन कंपाउंड्स। 3 मिलियन कंपाउंड्स। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऐसे कौन से खास फीचर्स होते हैं कार्बन के पास में जिसकी वजह से वो ये ऐसा काम कर पाता है। इसमें सबसे पहली चीज जो है वो है कैटेनेशन। सबसे पहली चीज जो है, सबसे पहली खास बात जो कार्बन के पास में है वो क्या है? वो है कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कैटेनेशन का मतलब क्या है? व्हेन आई राइट कैटेनेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट? ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस कैटेनेशन? तो कैटेनेशन को अगर सिंपल सी भाषा में बताऊं तो क्या लिख सकते हैं हम उसके बारे में? इट इज द एबिलिटी, राइट? क्या? द एबिलिटी ऑफ एन एटम, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लिंक टू इटसेल्फ। ठीक है, टू लिंक टू इटसेल्फ। इसका मतलब क्या? किसी भी एटम की वो एबिलिटी कि वो अपने ही आप से जुड़ सके। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ गया, ठीक है, एक बॉन्ड बना दिया, ठीक है, फिर से ये किसी दूसरे के साथ जुड़ गया एक दूसरे बॉन्ड के द्वारा। तो जब ऐसा होता है ना कि एक एटम अपने ही जैसे किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ पाता हो, तो उस प्रॉपर्टी को, उस एबिलिटी को कहा जाएगा कैटेनेशन। ठीक है, तो देखो अभी जैसे तुम यहां पर देख रहे हो कि कार्बन आपस में जुड़ के एक लंबी सी चेन बना देता है। ठीक है, तो जब ये लंबी सी चेन बनती है कार्बन की आपस में जुड़ करके, ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है लीनियर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर बोलेंगे इसको अपन? लीनियर। क्यों लीनियर बोल रहे हैं? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ठीक है, कई दफा ऐसा होता है जैसे कि यहां पर आप देख पाओगे कि कार्बन की एक चेन तो थी जहां पर वो आपस में जुड़ा, जहां पर वो आपस में जुड़ा, और इस बीच में इस चेन में कहीं पे एक दूसरी चेन भी बन रही थी। ठीक है, एक दूसरा कार्बन का आइटम कहीं और भी जा करके अपना जो है व्यवस्था लगा रहा था। तो जब ऐसा हो कि एक लंबी चेन के अंदर, एक मेन चेन के अंदर आपको दूसरी ब्रांचेस देखने मिल जाएं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को बच्चों आप लोग कहेंगे ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे इसे आप? इसे आप कहेंगे ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा, कई दफा यूं भी होता है कि कार्बन आपस में जब जुड़ते हैं तो ये क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। जैसे यहां पर आपने देखा, इधर आपने देखा लीनियर और ब्रांच में इनका स्ट्रक्चर ओपन था, बट मेनी टाइम्स इट सो हैपेंस कि कार्बन कुछ दफे आपस में जुड़ करके क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को अपन बोल सकते हैं रिंग स्ट्रक्चर, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। बराबर है? तो कैटेनेशन का मतलब क्या हो गया बेटा? कैटेनेशन का मतलब हो गया कार्बन की वो प्रॉपर्टी जो उसको आपस में किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ में या फिर आपस में जुड़ने में हेल्प करती हो। अब सवाल आया कि क्या पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी है? नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कदापि नहीं है। कार्बन के अलावा ये प्रॉपर्टी आपको देखने मिलती है सिलिकॉन के अंदर, और उसके साथ में आप देख पाओगे सल्फर जो है उसके पास भी ये प्रॉपर्टी होती है। बट फिर एक और क्वेश्चन कि यार फिर जैसे कार्बन जैसे सारे कंपाउंड फॉर्म कर पाता है, सिलिकॉन और सल्फर क्यों नहीं कर पाते? सिंपल सा जवाब है, इनकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होती है? कम होती है, जिसकी वजह से अनस्टेबल हो जाते हैं। अब बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है? जैसे ये मेरा कार्बन था, ये कार्बन जुड़ा दूसरे कार्बन के साथ में एक बॉन्ड के द्वारा। तो अब ये जो बॉन्ड है इसको बनाने में और इसको तोड़ने के लिए मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे मान लो मैं चाहता हूं कि ये बॉन्ड टूट जाए और ये कार्बन अलग हो जाए, तो इनको तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे इसको एक एनर्जी देनी पड़ती है जिसको बोलता हूं मैं बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलता हूं बच्चों? बॉन्ड एनर्जी। अब ये बॉन्ड एनर्जी फॉर अ कार्बन, कार्बन बॉन्ड इज हाइयर, ये बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तोड़ना मुश्किल हो जाएगा मतलब वो कंपैरेटिवली स्टेबल रहेगा। जबकि का सल्फर और सिलिकॉन के साथ में क्या था? बॉन्ड एनर्जी कम थी। इसका मतलब इसको थोड़ी भी हीट मिली, थोड़ा भी एक्सटर्नल मीडियम से कुछ भी एक्साइटमेंट मिला, तो भैया ये तो साथ छोड़ देगा। ठीक है, ये कार्बन कार्बन का फेविकोल वाला जोड़ है।
पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। ये सिलिकॉन और सिलिकॉन का क्या है यार, सिलिकॉन और सिलिकॉन का है चालू वाला बॉन्ड है, ठीक है, थूक लगा के जोड़ा हुआ है, थोड़ी सी भी हवा आएगी छूट जाएंगे। मतलब ये लोग क्या है, सिलिकॉन सिलिकॉन, सल्फर सल्फर, ये लोग कैसे हैं, अनस्टेबल है, समझे। इसीलिए तुम देखते हो सिलिकॉन और सल्फर जो थोड़े बहुत लेवल पर तो कैटिनेशन दिखाते हैं, बट उनके इतने सारे कंपाउंड नहीं हैं जितने कार्बन के हैं, फॉर अ सिंपल रीजन, बिकॉज उनकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम है। तो पहली प्रॉपर्टी तो बच्चों कार्बन की हो गई, कैटिनेशन। आगे बढ़ते हैं और जाते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है यार, दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। दूसरी प्रॉपर्टी फॉर कार्बन इज टेट्रावैलेंसी, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इतने बड़े लेवल पर कार्बन के कंपाउंड्स बनाने में, ठीक है। चलो टेट्रावैलेंसी पे आते हैं। ओके, टेट्रावैलेंसी पीरियोडिक टेबल देखोगे तो तुमको पता चलेगा कार्बन जो है वो कौन से ग्रुप में आया है, उसकी पोजीशन है ग्रुप 14 पर। ग्रुप 14 ऐसा कुछ होता है यार पीरियोडिक टेबल, ठीक है, बाद में अभी तुम लोग पढ़ने ही वाले हो उसके बारे में, तो अभी फिलहाल ज़्यादा उसमें अपन ये नहीं करते। ऐसे ऐसे वर्टिकल जो होते हैं ना, वर्टिकल ऐसे कॉलम होते हैं कुछ, उनमें वो जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उसको अपन ग्रुप बोलते हैं, और ऐसे जो हॉरिजॉन्टल होती है रोज, उनको अपने पीरियड्स बोलते हैं। तो ऐसे 14वां जो ग्रुप है उसके अंदर कार्बन देखने मिलता है, जहां पर कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है मेरे दोस्तों, एटॉमिक नंबर जो है कार्बन का वो कितना है भाई, वो है 6। अब अगर मैं इसको ऑक्टेट के हिसाब से अरेंज करता हूँ, इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट के हिसाब से अरेंज करता हूँ, तो कन्फिग्रेशन बनेगा 2 और 4 का, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा आइडिया लेने का प्रयास करते हैं। लेट्स मेक दिस एटम। अरे वाह, हाँ जी, चलिए ये अपने कार्बन का ऑर्बिट हो गया पहला। अपने क्या करते हैं, दूसरा ऑर्बिट बना देते हैं कार्बन का, एक और बड़ा वाला। चलो बड़ा ऑर्बिट हो जाए थोड़ा सा। ओके, दिस इज माय सेकंड ऑर्बिट, एंड इनसाइड इन हियर आई हैव द न्यूक्लियस, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया, मेरे पास ऑर्बिट्स हो गए, ठीक है। ये अपना न्यूक्लियस है भाइयों, दिस इज द न्यूक्लियस, and then both of these are orbit. Let us call this k orbit and this is l orbit. अब कन्फिग्रेशन में l जो है उसके अंदर 4 जा रहे हैं और k के अंदर 2 आ रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन बैठा दो k में, और l में 4 बिठाएंगे, 1 2 3 और 4। अगर आप ऑक्टेट रूल समझते हो, ठीक है, मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, सबसे पहला वीडियो इनफैक्ट उसी का था, तो जाकर के आप वो देख सकते हो प्लेलिस्ट में से। अगर आप ऑक्टेट रूल को समझते हो तो आपको पता चलता है k ऑर्बिट को छोड़ करके जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बाद में एल एम एन कोई भी ऑर्बिट हो, वहां पर मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबल बनाने के लिए अपने एटम को। बट फॉर कार्बन व्हाट डू आई फाइंड, द आउटर मोस्ट ऑर्बिट दैट इज एल, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, केवल 4। तो क्या वो ऑक्टेट सेटिस्फाई कर पा रहा है, क्या वो ऑक्टेट सेटिस्फाई कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा सर। तो अपन क्या करेंगे, क्या करेंगे अपन उसको 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से दे देंगे, ठीक है। अपन ने क्या करा, 4 इलेक्ट्रॉन उसको बाहर से दे दिया। इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए, मतलब क्या हो गया, जब मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए, मतलब यहां पे क्या बने, बॉन्ड बने। क्या बने बच्चों, बॉन्ड बने। क्या बने, बॉन्ड। कितने बॉन्ड, 1 2 3 और 4। तो यहां पर कितने बॉन्ड बन सकते हैं, 4 बॉन्ड बन सकते हैं कार्बन के, ठीक है। तो टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या, द एबिलिटी टू फॉर्म कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड्स, द एबिलिटी टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स। अब ये बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में हो सकता था सिंगल बॉन्ड के रूप में, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के रूप में हो सकता है, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड के रूप से हो सकता था, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये बताया ना, साइक्लिक होता है, लीनियर होता है, ब्रांच होता है, वैसे ही यहाँ पर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सिंगल सिंगल बॉन्ड जब होता है कार्बन के बीच में तो उसको अपन बोलते हैं अल्केन, ठीक है। जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं बच्चों तो उसको अपन बोलते हैं अल्कीन, और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको अपन बोलते हैं अल्काइन, ठीक है। तो इसी टेट्रावैलेंसी के अंदर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो आप, एक प्रॉपर्टी और समझ रहे हो आप, वो क्या है, एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। सो टेट्रावैलेंसी और मल्टीपल बॉन्ड आप लोग साथ साथ में समझ रहे हो। कार्बन की वो एबिलिटी जहां पर कार्बन अपने जैसे किसी दूसरे कार्बन के साथ सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता हो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, तो उसे कहते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग। और यहां पर अगर सिंगल बॉन्ड हो रहा है तो अपन उसको अल्केन बोल रहे हैं, सही बात है ना।
इसको अपन अल्केन बोल रहे हैं अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो। डबल बॉन्ड होगा तो अपन क्या बोलेंगे उसको, डबल बॉन्ड को क्या बोलोगे भैया तुम, डबल बॉन्ड को तुम बोलोगे अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड को तुम बोलोगे अल्काइन। ठीक है, तो टेट्रावैलेंसी में कार्बन केवल कार्बन के साथ नहीं जुड़ता है। ठीक है, टेट्रावैलेंसी में कार्बन केवल कार्बन के साथ नहीं जुड़ता है, कार्बन जुड़ सकता है हाइड्रोजन के साथ भी, कार्बन जुड़ सकता है हेलोजन के साथ भी। अब हेलोजन कौन सा ग्रुप है यार, ये बहुत रिएक्टिव ग्रुप है, इसके अंदर क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, फ्लोरीन आता है, आयोडीन आता है, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं हेलोजन के अंदर। तो कार्बन केवल और केवल कार्बन से नहीं जुड़ता, हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, इस हेलोजन के साथ में जुड़ सकता है। कई दफा देखा गया कि कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ भी जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ सकता है। इनफैक्ट ऑक्सीजन से यहाँ पे हटा देते हैं अपन, ठीक है, ऑक्सीजन से हटा देते हैं, यहाँ पे सल्फर डाल देते हैं, क्योंकि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स भी होती हैं, तो सल्फर के साथ डाल दो आप। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात इतनी, चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो थोड़ा सा मैं तुम्हें इतिहास बताता हूँ। पहले यूं था, इनफैक्ट मैं पहले तुम्हें बताता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं यार, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कार्बन ने बहुत सारे कंपाउंड बनाए, हमने देखा 30 लाख से भी ज़्यादा कंपाउंड थे, उसमें से तुम क्या करो, ऑक्साइड्स को बाहर कर दो। ऑक्साइड्स मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड एग्जाम्पल के रूप में, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर कार्बोनेट्स निकाल दो, कार्बोनेट्स का मतलब क्या, CO3, जैसे अपने पास एग्जाम्पल में हो गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, अपने पास में हो गया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अपन बाइकार्बोनेट को भी बाहर निकाल देते हैं। बाइकार्बोनेट का मतलब क्या, हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का मतलब क्या, हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर तुम यहां पे डाल दो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3 ट्वाइस, सोडियम बाइकार्बोनेट है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट है। अगर आपने ये सबको निकाल दिया और निकालने के बाद में जो कुछ आपके पास बच गया वो सारे क्या है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, सारे के सारे आपके क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। पहले ऐसा था कि सबको लगता था कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना ये कहाँ से मिलते हैं, केवल और केवल लिविंग बींग से मिलते हैं। इट इज फाउंड ओनली फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट कुड बी अ प्लांट, इट कुड बी एन एनिमल, और इट कुड बी एनी डैम थिंग, बट इट शुड बी लिविंग। ठीक है, कैसे बना वो नहीं पता था। ठीक है, हमको इतना पता था कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स कौन है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कैसे बनते हैं वो नहीं पता था, तो जब पता नहीं था तो भैया कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। तो ऐसा मानने लग गए लोग कि यार देयर इज अ वाइटल फोर्स, मतलब कुछ चमत्कार होता है जिसके वजह से ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बायो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो बनने लग जाते हैं। ग्लूकोज है, यूरिया है, ये सब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यारो, ये तुम्हारी बॉडी में इसलिए बन गए कि भगवान तुमसे प्रसन्न हो गए और तुमको तथास्तु बोल गए वो। ठीक है, तो देयर वाज सम एक्सटर्नल फोर्स व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसी मान्यता थी। फिर अचानक से 19वीं सेंचुरी आई और हम थे कहीं पे जर्मनी में, हम लोग थे एक देश में जिसका नाम था जर्मनी। अब जर्मनी के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा होनहार वैज्ञानिक थे, इनका नाम था, साल था 1828, 1828। वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक वोलर, फ्रेडरिक वोलर। यार ये बंदा बड़ा मज़ेदार था, है ना। इसने एक्सीडेंट में ही ये सारी के सारी जो हम कहानी पढ़ रहे हैं उसको झुठला दिया। ठीक है, फ्रेडरिक वोलर ना, फ्रेडरिक वोलर क्या मस्त आदमी था, साइंटिस्ट था। व्हाट ही वाज डूइंग वाज ही वाज ट्राइंग टू वर्क ऑन a chemical reaction and produce something called as ammonium cyanate। ठीक है, ये एक रिएक्शन कर रहे थे जहां पर इनकी प्रोडक्ट कौन थी, अमोनियम साइनेट। ही वाज एक्सपेक्टिंग कि अमोनियम साइनेट मिलेगा मुझे मेरी प्रोडक्ट के रूप में। अब भैया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो रिएक्टेंट भी चाहिएंगे, तो इनके रिएक्टेंट क्या थे यार, अमोनियम साइनेट बनाने के लिए इनके जो रिएक्टेंट थे वो दो थे। एक था अमोनियम सल्फेट, एक तो था अपना अमोनियम सल्फेट, और जो दूसरा रिएक्टेंट था वो क्या था यार, वो था पोटाशियम। ओके, मैं यहाँ पे के लिखने वाला था, लेकिन आई वाज गोइंग टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दिस। सो दिस इज पोटाशियम साइनेट। तो यार इन्होंने क्या करा, टेस्ट ट्यूब ली, पोटेशियम साइनेट डाला, अमोनियम सल्फेट डाला, और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अमोनियम साइनेट बनकर के तैयार होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई साहब। बट यार तमाशा हो गया यार, ही डिड नॉट फाइंड अमोनियम साइनेट, बट इंस्टेड ही केम अप विद दिस थिंग कि यार मेरे को तो यूरिया मिल गया भाई, मेरे को तो यूरिया मिल गया, मुझे क्या मिल गया, मुझे यूरिया मिल गया।
है मुझे यूरिया मिल गया, जैसे गाना नहीं था मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, वैसे एक वोलर साहब पूरी जर्मनी में गाते नाचते फिर रहे थे मुझे यूरिया मिल गया, मुझे यूरिया मिल गया, मुझे यूरिया मिल गया। ऐसा क्यों कर रहे थे वो? उन्होंने इस वाइटल फोर्स की थ्योरी को गलत साबित कर दिया था। भगवान का चमत्कार नहीं है भैया, ये यूरिया क्या है? इट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको पूरी दुनिया अभी तक क्या समझ रही थी, पूरी दुनिया क्या समझ रही थी अब तक? ये भगवान के आशीर्वाद से। इट्स देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वाइटल फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द यूरिया, बिकॉज यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट वोलर साहब ने क्या कर दिया, इस यूरिया को अपने लैब में बना दिया, गलती से ही सही यार, क्या फर्क पड़ता है, बना दिया ना। He was expecting ammonium cyanate, but instead he found out कि यूरिया बन गया है, which was an organic compound. So it is then that people started observing कि जो organic compound है ये भगवान के आशीर्वाद से या किसी vital force से नहीं बनते, बल्कि का ये chemical reaction से बनते हैं, which can be actually emitted in the lab condition, और हम यहाँ पे lab के अंदर भी organic compound बना सकते हैं। तो organic compound can be prepared in lab conditions, can in fact in the laboratory लिख दो यार, it can be prepared in the laboratory। तो ये सबसे पहले किसने बताया था? ये बताया था फ्रेडरिक वोलर ने। और फ्रेडरिक वोलर के इस चमत्कार के बाद में हुआ यूं कि केमिस्ट्री की नई ब्रांच डेवलप हो गई जिसका नाम था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो चैप्टर अभी तुम पढ़ रहे हो कार्बन एंड कंपाउंड, वो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच का जो 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 एक टॉपिक है वो है कार्बन एंड कंपाउंड। इट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, उसमें से अभी जो हम लोग इस चैप्टर में देख रहे हैं, हम लोग बात करेंगे बेटा हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन, मेरे साथ बोलते जाओ, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन। अब ये कोई मंत्र तो है नहीं कि मैं तुमसे बुलवा रहा हूं। देखो साइंस का आधा कॉन्सेप्ट तो तुम्हारा तभी क्लियर हो जाएगा जब तुम नाम को 5 दफा 10-12 दफा बोलोगे। उससे होगा यूं कि जब उसको पढ़ोगे ना, बोलोगे हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन, तुम्हारे दिमाग के अंदर घंटियां बजेंगी। हाइड्रोजन और कार्बन दो अलग अलग चीजें हैं। तो हाइड्रोकार्बन जब मैं लिख रहा हूं तो मैं तुमसे क्या बात करना चाह रहा हूं, मैं तुमको बता रहा हूं कि ये दो चीजों का बना हुआ है, ये बना हुआ हाइड्रोजन का और कार्बन का। तो ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन को अपने अंदर समाये हुए हैं उन्हें कहा जाएगा हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन है, तो ऑल ऑफ देम वुड फॉल इनटू अ ब्रॉडर कैटेगरी जिसे कहा जाएगा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम्हें समझ में आया तो तुम अपने दोस्तों को भी कन्विंस करो कि वो भी समझ पाएंगे इस वीडियो से। वीडियो शेयर करो। लगता है कि गौरव ट्यूटोरियल्स आगे जाके तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, अगला वीडियो जो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट डिफरेंट कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर की बात स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना 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 बहुत बहुत ध्यान रखो, घर पे रहो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, स्टडी हार्ड, मेक देम फील प्राउड अबाउट योर सेल्फ, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।